गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बैंक के रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं राइट, जिसमें जब तुम पैसे रखते हो जब चाहिए तब तुम उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। दे आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, इसलिए उन डिपॉजिट्स को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। वो दो टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट राइट, वो होता है सेविंग्स अकाउंट, एंड दूसरा होता है करंट अकाउंट। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट मतलब वो अकाउंट विच कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल वो अकाउंट जाके क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है। उस अकाउंट को बोलते हैं आप कौन सा अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। और जो दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट, वो कौन ओपन करता है? बिजनेस। सो जब हम अकाउंट्स में हम किसके बारे में सीखने वाले? बिजनेस के बारे में। हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी ना, तो बिजनेस विल बी हैविंग ए बैंक अकाउंट विद द बैंक। हमारा बिजनेस किसी बैंक में अकाउंट रहेगा हमारा, बराबर। उस अकाउंट का नाम रहता है करंट अकाउंट। So businesses open dash dash account with the bank. They open current account with the bank. देखो, have you heard the word current? पानी का करंट होता है। एक पानी स्टैग्नेंट है और दूसरा पानी फ्लोइंग है, आप बोलते हैं करंट है ना। फ्लोइंग मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, वैसे करंट अकाउंट में बैलेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। पैसे आएंगे जाएंगे, मतलब वो कंटिन्यूस बेसिस पे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम उसको बोलते हैं कि करंट अकाउंट, राइट? वही तो बात है। ठीक है, करंट अकाउंट जब हम बात करें करंट अकाउंट की, we say current account has which balance, right? Current account has which right, current accounts balance keeps on changing. अब which balance मतलब वो डेबिट एंड क्रेडिट अभी तक हुआ नहीं है तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, बट करंट अकाउंट राइट का बैलेंस हमेशा चेंज होता रहता है। देयर इज नो लिमिट ऑन डिपॉजिट्स, देयर इज नो लिमिट ऑन विड्रॉवल्स। आप कितने भी पैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, कितने बार भी पैसे निकाल सकते हो। सो वो होता है करंट अकाउंट। उसमें तुम्हें एटीएम कार्ड भी मिलता है, डेबिट कार्ड भी मिलता है, तुम्हें चेकबुक फैसिलिटी भी मिलती है, तुम्हें पासबुक बैंक स्टेटमेंट भी मिलते हैं, एंड उसके साथ एक अलग फीचर है करंट अकाउंट का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब राइट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? हमने जितना पैसा रखा है ना उससे ज्यादा हम निकाल सकते हैं। हमने जितना पैसा रखा है उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी खाली और खाली करंट अकाउंट को मिलती है, बाकी किसी अकाउंट को मिलती है क्या? नहीं। ठीक है, नाउ आगे स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। एक सेकंड हो रहा है। एक सेकंड। फिर ये होगा तुम्हारा कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट, राइट? नाउ विच इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ अकाउंट? ध्यान देना, विच इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट? मैंने बोला था टाइम डिपॉजिट, राइट? टाइम डिपॉजिट में मैंने क्या लिख के दिया था? दोज आर द डिपॉजिट्स विच आर like withdrawable after the expiry of the time for which you have deposited the money. बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट। सुना है कभी फिक्स्ड डिपॉजिट? एफडी, लोग एफडी बोलते हैं। मेरी एफडी है 5 लाख की, मेरी एफडी है 10 लाख की। मतलब क्या? तुम्हारे पास जब लमसम पैसा आता है, लमसम एक ही साथ बड़ा अमाउंट आता है, लाइक 50,000, 1 लाख, आप एफडी कितने 5,000 भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, देयर इज नो लिमिट। बट जब जनरली तुम्हारे पास एक लमसम अमाउंट आता है ना, वो लमसम अमाउंट तुम एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो। फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपने 2 लाख रुपए आने वाले 4 साल के लिए डिपॉजिट करके रखे। आप बैंक में गए,
बोले 2 लाख रुपए ये मुझे आने वाले 4 साल के लिए डिपॉजिट करके रखना है। सो 4 साल में तुम उसको विड्रॉ करोगे क्या? नहीं। सो आप एक ही बार डिपॉजिट करोगे और एक पीरियड के लिए डिपॉजिट करोगे। फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एक ही बार डिपॉजिट होगा, एक लमसम अमाउंट एक ही बार डिपॉजिट होगी, बट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। जनरली आजकल फिक्स डिपॉजिट 30 डेज के भी होते हैं, राइट। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बहुत सा मतलब 30 डेज के होते हैं, 90 डेज के होते हैं, मंथली होता है, राइट, ईयरली होता है, लाइक 5 ईयर्स 6 ईयर्स, इट्स योर चॉइस। हर बैंक अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के देती है, तुम्हारी चॉइस है तुम्हें, राइट, कौन से टाइप का फिक्स डिपॉजिट करना है। हो जा रहे शेयर। गुड, हो गया, ध्यान देना। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। नाउ देखो आप, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट, कौन सा अकाउंट? फिक्स्ड अकाउंट। चलो फिक्स अकाउंट लिख लेना। एक्चुअली आरडी के पहले मैं फिक्स डिपॉजिट ले रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा, फिर आरडी समझेंगे। थर्ड, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यस, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, लिख लेना। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी is deposited for a fixed period of time. A fixed amount of money is deposited for a fixed period of time. Example, rupees 2 lakhs is deposited. Rupees 2 lakhs is deposited at the rate of deposited for 4 years. Example, ठीक है, देन एक ही बार पैसे डालो, एक पीरियड के लिए डालो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट is highest in this type of account. In this type of account, मतलब अगर आप सेविंग में देखोगे ऑलमोस्ट 4-5% मिलता है, करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट नील मिलता है, मिलता ही नहीं ऐसे बोलो तो भी चलेगा करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, ठीक है। एफडी में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज आप एक पीरियड के लिए पैसा देके रखो ना बैंक को, आप निकालने वाले नहीं हो, तो बैंक तुम्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाईएस्ट इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे हिसाब से चेंज होता है। अगर तुम ज्यादा साल के लिए पैसे रखोगे तो तुम्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर तुम कम टेन्योर के लिए पैसे रखोगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नो एटीएम, that is debit card, passbook, checkbook and passbook facilities available. No ATM, that is debit card, checkbook or passbook facilities available.
इनके लिए ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि आपको पैसे विड्रॉ ही नहीं करने ना, आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रख दिए ना उधर, एक टाइम पीरियड के लिए पैसे दिए, तो एटीएम का कोई सवाल है नहीं। तुम कभी एटीएम मशीन में जाओगे ना, तो वहां पे आता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उसमें कभी एफडी अकाउंट नहीं आता या आरडी अकाउंट नहीं आता। जब पैसे विड्रॉ कर रहे हो ना, उधर पूछता है वो विच टाइप ऑफ अकाउंट यू हैव, उधर आता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, वहां से भी तुम सीख सकते हो। ठीक है, सो इसमें ऐसे कोई फैसिलिटी होती है कि नहीं। डिपॉजिट होल्डर गेट्स डिपॉजिट होल्डर गेट फिक्स डिपॉजिट रिसिट, जिसको बोलते हैं एफ डी आर, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट, एज ए एक्नॉलेजमेंट, एज एक्नॉलेजमेंट फॉर हिज डिपॉजिट, फॉर हिज और हर डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या करते हैं, एफडी रिसिट दे देते कि तुमने लाइक 2 लाख कितने 2 लाख रुपए 4 साल के लिए रखे हैं, इसकी एक क्या देते हैं, वो एक रिसिट दे देते तुम्हें। ठीक है, एक डिपॉजिट होल्डर कैन टेक लोन अगेंस्ट द एफडीआर। कैसे ध्यान देना, तुम्हारे पास सोना होता है, बराबर बराबर, इट इज योर प्रॉपर्टी, इट इज योर वेल्थ, अकाउंट्स में उसको असेट्स बोलते हैं, उसको अकाउंट्स में बोलते हैं इट इज योर असेट, प्रॉपर्टी और वेल्थ अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं, असेट। तो तुम्हारे पास मान के चलो 5 तोला सोना है, ऑलमोस्ट 3,50,000 तक, 50,000 का ऑलमोस्ट रेट चल रहा है गोल्ड का, अभी गिरा था कुछ दिन पहले, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ऑलमोस्ट गिरा था, गिरा है बेसिकली। एक टाइम था 54,000 तक था, कब था वो, ऑलमोस्ट 5 जुलाई को 54,000 के अराउंड था, 53,500 के अराउंड। दिस इज 1 कैरेट। हमें पुणे का चाहिए ना, वो एक ही रहेगा, मुझे लगता है अलग रहेगा पुणे। अरे वो डिपेंड्स ना, सप्लाई वगैरह हर जगह पे सप्लाई अलग है, डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग है, बराबर। बट इतना डिफर नहीं होगा कि 400-500 रुपए का, तो इतना डिफर होगा तो लोग फिर उधर जाके परचेस करेंगे ना, इतना इतना डिफर नहीं होता है, थोड़ा फा रहता है। अब पेट्रोल के रेट्स नहीं क्या अलग अलग जगह पे, गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, इसलिए थोड़ा फा फर्क होता है। अब देखो ना, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में एक ही दिख रहा है ना, दूसरा कुछ नहीं ना। हम्म। तो आज ऑलमोस्ट रेट है 51,980, कितना है, 51,980, दिस इज पर कैरेट, लिखा है ऊपर, दिख रहा है 10 kg, दिस इज राइट। अब 1 तोला ना, 1 तोला बोलते हो ना मराठी में आप उसको, 10 ग्राम मतलब 1 तोला ऑफ 24 कैरेट, मतलब ये प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है 24 कैरेट, बराबर। उसका रेट कितना चल रहा है मैडम, 51,980, बराबर ना। तो ऑलमोस्ट 5 तोला के लिए तुम्हें 3,50,000 3,60,000 लगेंगे, 51,200 है ना, 51,200 मत नहीं, ऑलमोस्ट 52,000 गया है वो, मतलब ऑलमोस्ट 3,60,000 लगेंगे, बराबर ना। सो तुमने 3,60,000 दे के तुमने क्या किया है, गोल्ड लिया है। मैडम क्या वो गोल्ड की कुछ वैल्यू होगी मार्केट में, अगर तुम्हारे पास गोल्ड है क्या उसकी वैल्यू रहेगी, जिसके पास कई लोगों ने 10-15 साल गोल्ड लिया होगा, आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी होगी।
तो गोल्ड की वैल्यू चेंज होगी, तो वैसे जो तुम्हारे घर में गोल्ड है उसकी भी वैल्यू चेंज होगी। उस गोल्ड को तुम गिरवी रख के लोन ले सकते हो क्या? गोल्ड को प्लेज करके लोन ले सकते हो, गोल्ड को प्लेज करके लोन ले सकते हो। तुमने देखा होगा वो जेठालाल के, जेठालाल, वो सुंदर क्या करता है, उसके बहन का गोल्ड लेके जीजा के पास एक गिरवी रखता है। वो एक एपिसोड था, मैं बहुत बचपन में देखते थे वो, अभी तो कौन नहीं देखता, बट याद है। तो यू कैन कीप योर गोल्ड एज ए प्लेज, एज ए सिक्योरिटी, एंड उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, बिकॉज गोल्ड इज योर असेट, गोल्ड इज योर वेल्थ, गोल्ड इज योर प्रॉपर्टी, बट अकाउंट्स में हम उसको क्या बोलते हैं? असेट। वैसे तुमने 2 लाख रुपए एफडी में रखे, क्या वो तुम्हारी असेट है? वो 2 लाख रुपए 4 साल के बाद मे बी 2,20,000 होंगे, 2,30,000 होंगे, जो भी होंगे, इंटरेस्ट मिलेगा ना उस पर, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिलेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मान के चलो आज तुमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%। तो कितना होगा, ध्यान देना यहां पे, पूरा नहीं लिखे, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है एवरीवन। लेट मी शेयर द स्क्रीन, मुझे यहाँ पे वीडियोस लॉजिस्टिक, एक सेकंड, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। ध्यान देना यहाँ पे, मैडम तुमने आज कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपए। आज तुमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कितने? 2 लाख, बराबर। ये टूडेज वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको प्रिंसिपल बोलते हो आप लोग, मैथ्स में इसको प्रिंसिपल बोलते थे क्या? प्रिंसिपल इज अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड और यू हैव टेकन लोन, उसको प्रिंसिपल बोलते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, बराबर। फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 2 लाख का 8% फॉर द एंटायर ईयर, कितना मिलेगा मैडम? 16,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 16,000। मेरा फॉर्मूला देखा क्या है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12, समझा? एक्सेल उतना आता है ना सबको? नहीं, ठीक है, मैं कैसे करता हूँ ध्यान देते जाओ, समझा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट समझा? 2 लाख, देखो मुझे क्या करना है, 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 2 लाख को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, स्टार मार्क मतलब मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, समझा? आगे बराबर, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो मैडम टोटल एफडी कितनी की हो जाएगी? एक सेकंड, ये हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एफडी, दिस इज ईयर। मैडम ये अपना फर्स्ट ईयर है, बराबर, ये फर्स्ट ईयर है, बराबर। कितनी एफडी की तुमने? 2 लाख की। कितना इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का? 16,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एफडी कितना आ जाएगा? फर्स्ट ईयर के एंड में कितना का एफडी दिखेगा, बोलो मुझे, तुम लोग कौन सा आंसर चाहिए, बोलो। एफडी कितने की हो जाएगी मैडम? 2 लाख। वो इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करेंगे, इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होगा। इंटरेस्ट क्या होगा? री इन्वेस्ट। तो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर एफडी कितनी की होगी मैडम? या सेकंड ईयर में यही क्लोजिंग एफडी ओपनिंग एफडी बन जाएगी? लास्ट ईयर का क्लोज इस ईयर का क्या बन जाएगा? तो मैंने देखो कैसे लिंक दी, इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? इज इक्वल टू दिस, आ गया 2,16,000। तो मैडम मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था? मेरा फॉर्मूला था D3, D3 मतलब क्या? 2 लाख, D3 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12। अब मुझे, अब मेरा सेकंड ईयर में कितना इन्वेस्टेड है पैसा? 2,16,000। फर्स्ट ईयर में 2 लाख इन्वेस्टेड था, जो हो गया 2,16,000। फिर सेकंड ईयर में कितना इन्वेस्ट रहेगा? 2,16,000।
वो 2 लाख प्लस मेरा 16,000 का इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट हो जाएगा ना। तो सेकंड ईयर के लिए मुझे इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे मिलने वाला है? 2 लाख पे मिलने वाला है, 2,16,000 पे मिलने वाला है। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम्हें 2 लाख पे तो इंटरेस्ट मिलेगा और 16,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा? अगर तुम 16 लाख निकाल लेते हो तो 16 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तुम 16 लाख री इन्वेस्ट होने वाला है तुम्हारा। तो नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितने पे मिलने वाला है? 2,16,000। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी बोला और मैं नीचे कंट्रोल वी बोलता हूं, अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला वो कॉपी कर लेगा। ये फॉर्मूला इधर जो फॉर्मूला था ना वो अपने आप कॉपी करेगा। देखो क्या फॉर्मूला बन गया, D4 क्या मिल गया, D4 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 12/12। एक बार फॉर्मूला डाल दे तो आप बाद में कॉपी भी कर सकते हो, अपने आप आएगा। ये फॉर्मूला क्या था मैडम, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो यही फॉर्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट नीचे करता हूं तो क्या मेरा आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस प्लस, आ गया बराबर, 2,16,000 प्लस 17,280। एक्सेल मेक्स योर लाइफ इजी। तो जो 2 लाख तुमने आज इन्वेस्ट किए थे सेकंड ईयर के एंड में कितने हो गए मैडम, 2,33,280। अब ध्यान देना, मजा देखो मैडम, दिस प्लस दिस कितना आ गया 2 ईयर। अब थर्ड ईयर चाहिए ना, यही फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूं। मेरा फॉर्मूला क्या है, ऊपर का सेल प्लस 1, राइट। मेरा फॉर्मूला क्या है देखो ना, मेरा फॉर्मूला क्या है, ऊपर का सेल प्लस 1, राइट। अब मैं ये फॉर्मूला इधर कॉपी कर देता तो क्या मिल जाएगा, 4, 3 मिल गया। इसको नीचे लेता तो 4, इसको नीचे लूंगा तो 5। समझा या नहीं, या अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे करने का ध्यान देना। 2 एक्सेल इतना होशियार है ना, वो बराबर नीचे 3 लेगा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, देखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर नीचे दिख रहा है कि कॉर्नर है, इस कॉर्नर को ड्रैग किया, 3 4 5 6। एक्सेल समझता है कि तुम्हें क्या करना है, इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट। देखो मजा जाने वाली, फरवरी बराबर। मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं ड्रैग करता हूं, इट अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या आएगा। इतनी भी करने की जरूरत नहीं, इधर डायरेक्टली क्लिक करो तो भी आ जाता है, खींच लेने का खाली उसको। दिसंबर का फिर से जनवरी देगा, देखो दिसंबर आ गया, दिसंबर को खींचोगे तो नेक्स्ट ईयर का जनवरी देगा वो। एक्सेल इसलिए लोग यूज करते हैं, और कोई भी प्रोग्राम है ना, कोई भी प्रोग्राम, इवन इंस्टाग्राम इज ऑल्सो एक्सेल। कहां पे बैकग्राउंड पे एक्सेल है, एक्सेल बहुत यूज होता है। एंड जब तुम अकाउंटिंग करोगे ना तो एक्सेल पे ही बहुत सारी चीजें होती है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2,30,280, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला आप देखोगे तो, राइट, मैं ऊपर का लास्ट वाला सेल का फॉर्मूला दिया ना, तो इसको करूंगा तो अपने आप को वह फॉर्मूला ले लेगा, दिखा, वो बराबर उधर ले लेता है, ठीक है, समझा। पर मैं इसको इन दोनों को कॉपी करता हूं, अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। सो 2,30,280 का 8% फॉर द एंटायर ईयर कितना आ गया मैडम, 18,662। फिर वो इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी, 2,51,000, ठीक है। अब देखो मजा, ये अपने आप लेगा बराबर। ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो गया, फिर उसका इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट किया उसने, फिर ये टोटल भी उसने अपने आप ले ली, फिर इसको उसने बराबर आगे लिया। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला देके बोला, मैंने एक्सेल को समझा कि मुझे ऐसे चाहिए, एक्सेल अपने आप वो करता रहेगा। तो हमें 4th ईयर के एंड तक चाहिए मान के चलो। तो मैंने क्या किया, सो आज जो तुमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो कितने हो गए मैडम, 2,70,092, 98 ऑलमोस्ट। कितने हो जाएंगे मैडम, 2,98,000। कितना हो जाएगा, 2,70,098। कितना ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें, 2 लाख हैज बिकम 2,70,098। मतलब कितना इंटरेस्ट मिला तुम्हें 4 साल में, 7,098। देखो मैं इंटरेस्ट की टोटल लेता हूं, मेरा फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू, सम मतलब टोटल, इतना तो पता है, सम इज इक्वल टू, मुझे इन चारों की सम लेनी है।
मैंने क्या फॉर्मूला डाला, सम इज इक्वल टू, मैंने उसको सिलेक्ट किया 70,098, आगे टोटल बराबर। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैडम कितना मिलता, सिंपल इंटरेस्ट होता तो देखो इज इक्वल टू 2 लाख पे, याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ढूंढ रहा हूं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4, कितना इंटरेस्ट मिलता खाली, सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिलता 64, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला है 72,098, ज्यादा क्यों मिला है, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है ईयर के एंड में तुम निकाल लेते हो, जो इंटरेस्ट बैंक तुम्हें देगी तुम निकाल लोगे, इसलिए तुम्हारे पास एवरी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपए रहेंगे 2 लाख, फर्स्ट ईयर में 2 लाख पे इंटरेस्ट मिला 16,000 तुम निकाल लोगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2 लाख ही बचेंगे तो फिर 16,000 मिलेगा तुम निकाल लोगे, फिर थर्ड ईयर में 2 लाख डालोगे फिर 16,000 मिलेंगे निकाल लोगे, ऐसे 4 ईयर 16 मिलके आप निकाल लोगे ना एवरी ईयर, बट यहाँ पे अब 16,000 जो मिल रहा है ना आप निकाल नहीं रहे हो, वो फिर से इन्वेस्ट हो रहा है, तो 16,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, आई थिंक 1,600, 8% ना, 16,000 का 8% कितना आएगा एक साल का, 1220, तो 16,000 2 लाख का प्लस उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वन कितना 1260, तो सेकंड ईयर में तुम्हें टोटल इंटरेस्ट मिला होगा 17,280, समझा, 16,000 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट यानी 1,280 किसका है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ऐसे तुम्हें टोटल इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो मैडम समझा, तो अब मैंने 2 लाख रुपए 4 साल के लिए रखे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा बोलो मुझे, 4 साल के बाद कितने होने वाला, 2,07,098, क्या मैं बैंक को जाके किसी बैंक को जाके बोल सकता हूँ कि देखो 4 साल के बाद मुझे 2,70,098 रुपीज मिलने वाले, तो आप मुझे लोन दे दो, तो बैंक मुझे ऐसा लोन देगी जिसका इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट पकड़ के कितना हो जाए 2,70,098, क्या मैं किसी बैंक को बोल सकता हूँ देखो ये जो मेरे पास एफडीआर है, ये जो मेरे पास फिक्स डिपॉजिट रिसीट है, ये भले ही मैंने आज 2 लाख है बट इसकी 4 साल के बाद वैल्यू कितनी होने वाली है 2,70,098, 2,70,000 मुझे आज पैसे की जरूरत है, आप मुझे इंटरेस्ट देना, तो फिर उस एफडीआर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, लोन भी ले सकते, लोन वाले को क्या गारंटी चाहिए, उसको पैसे मिलने चाहिए, वो बोलेगा एफडीआर उसको दे दे, जैसे आप गोल्ड देते हो और पैसे लेते हो वैसे आप एफडीआर देके क्या लोगे, पैसे लोगे, अगर आप लोन रिपे नहीं करते हो तो क्या फिर वो लोन वो गोल्ड वो सेल कर सकता है मार्केट में, वैसे अगर हम लोन रिपे नहीं करते एफडीआर का पैसा किसको मिलेगा, उसको मिलेगा, बैंक किसको देगी, उसको देगी, जिसके पास एफडीआर होगा उसको पैसे मिलेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एफडीआर का फायदा क्या होता है कि तुम्हारे पैसे सेफ भी है और चाहे तो उसके अगेंस्ट तुम लोन भी ले सकते हो, हाँ कम ज्यादा होता रहता है ऑब्वियसली, लाइक एग्जांपल रिसेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव इंक्रीज्ड रिसेंटली इन राइट अक्रॉस द ग्लोब, फिक्स डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, रीजन इज इन्फ्लेशन, रीजन इज इन्फ्लेशन, या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज रेपो रेट, आरबीआई ने कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स में रेपो रेट इंक्रीज किया, अभी तुम्हें पता नहीं रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, हम किससे लोन लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक से, हम किससे लोन लेते हैं एक्सिस बैंक से, हम किससे लोन लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कोटक महिंद्रा से, क्या हम आरबीआई से लोन लेते हैं, ये बैंक किससे लोन लेते हैं आरबीआई, तो ध्यान देना क्या हुआ है, जब आरबीआई इन लोगों को, आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पे लोन देने वाली है, अगर वही बैंक ने आरबीआई ने इंक्रीज किया है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, आपने लोन लिया है, तुमने लोन लिया बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अरे तुमने लोन लिया है तो तुम्हें अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, यस, तो इसलिए क्या होता है ध्यान देना, तो इन कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई से लोन लिया है, तो जब आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो क्या इन बैंक्स के लिए उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा,
तो इनका कॉस्ट बढ़ेगा तो कस्टमर को भी बढ़ाएंगे ना इंटरेस्ट। अरे समझा समझा नहीं समझा? तो ये कस्टमर को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंक्रीज। इसलिए अब भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव इंक्रीज्ड। अब चाहिए तो लेट मी शेयर, देखो, इंक्रीज इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा है, आरबीआई हैज हाइक्ड इंटरेस्ट रेट्स बाय 90 बेसिस पॉइंट। 90 बेसिस पॉइंट मतलब एक बेसिस पॉइंट मतलब 100, सॉरी 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। 100 बेसिस पॉइंट इज 1%। तो 90 बेसिस पॉइंट मतलब 0.90%। 1% मतलब कितना बेसिस पॉइंट, 100। देखो आप यूएस में बोले वहां पे सेंट्स वगैरह, जैसे हम पैसा बोलते थे ना, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। वैसे ये जो आरबीआई वगैरह ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस पॉइंट में बोलते हैं, किसमें, बेसिस पॉइंट। तो 100 बेसिस पॉइंट लिख लेना, कहां पे, तो पता होना चाहिए 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। लिख लेना, दिस इज जनरल नॉलेज। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। जैसे हम बोलते हैं 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया, वैसे ये लोग क्या बोलते हैं, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो 90 बेसिस पॉइंट मतलब कितना, 0.90%। तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से इंक्रीज किया है, 0.90%। कितने से, 0.90। ठीक है। इन द लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने बोला 2 मंथ में उन्होंने ओवरऑल इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया है, 9.90% या 90 बेसिस पॉइंट। इनमें आरबीआई रेज द रेपो रेट, अभी बोला था मैंने रेपो रेट, बाय 40 बेसिस पॉइंट एंड फर्दर इट इंक्रीज टू 50 बेसिस पॉइंट इन जून। मई में 40 बेसिस पॉइंट से, जून में 50 बेसिस पॉइंट से टोटल कितने बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, 90। मतलब सपोज मान के चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरबीआई से लोन लिया है, सपोज मान के चलो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5.90। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कॉस्ट बढ़ गई बिकॉज उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, तो क्या वो उनके बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनके कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज करेंगे क्या? तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी तो तुम कस्टमर को नहीं लगाओगे क्या कॉस्ट? इसलिए मार्केट में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुए हैं। अब ध्यान देना, इसकी वजह से होता क्या है, क्या खाली लोन के इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे या डिपॉजिट के भी इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, सबके इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे ना। तो अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, मेरा लोन है बैंक में, हाउसिंग लोन चल रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, मुझे पता था इंक्रीज होने वाला, बिकॉज इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करती है। जब इकोनॉमी डाउन में रहती है, जब इन्फ्लेशन होता है ना, टू टैकल द इन्फ्लेशन आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करती है। क्यों करती, क्या करती, कभी बाद में समझाऊंगा। तो ये पता ही था कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज ही करने वाली है और हमारा ईएमआई बढ़ने ही वाला है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। उसके साथ एफडी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। बैंक वाले खाली लोन वाला का थोड़ी बढ़ाएंगे, बाकी भी अकाउंट्स के क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो लोग ज्यादा सेव करने लगते हैं, एफडी ज्यादा, तो देखो वैसे हुआ होगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, बट वो क्या लिखा है, व्हाट इज द लेटेस्ट, लाइक यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, आईडीएफसी फर्स्ट फेडरल बैंक हाइक एफडी इंटरेस्ट रेट्स। सो तुम लोग लोन के, बैंक लोन के भी इंटरेस्ट इंक्रीज करते हो, और एफडी सेविंग्स आरडी के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, इंक्रीज। ओवरऑल इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं, ओवरऑल सब पे। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, आई डोंट नो। अच्छा ये ध्यान देना, इकोनॉमिक टाइम्स का है आर्टिकल, लेट मी शो यू। ये बाकी चीजें बहुत सारी आ रही हैं, ये मैं सर्च कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरे घर में फर्नीचर का काम चल रहा है, इसलिए वो बराबर वही ऐड दिखाता है। आगे ये देखो वही आइटम दिखाएगा, मैं डेकोर आइटम्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ मैं। ठीक है, बाय बैंक्स।
मेनी बैंक्स हैव रेज एफडी इंटरेस्ट फॉर वेरियस टेन्योर्स। बहुत सारे बैंक ने एफडी के भी इंटरेस्ट क्या किए। तो ऑब्वियसली जो तूने बोला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है ना, कभी इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, कभी डिक्रीज। मैंने माना कि चारों साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। समझा? बैंक तुम्हें इंटीमेट करती है, बैंक तुम्हें क्या करती है, इंटीमेट करती है। देखो क्या लिखा है, रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट हाइक इफेक्ट, उन्होंने रेपो रेट हाइक किया, इंक्रीज किया। दीज बैंक्स रेज इंटरेस्ट रेट्स ऑन लेंडिंग एंड डिपॉजिट, लोन देते हैं उस पर भी इंटरेस्ट बढ़ाया, और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उस पर भी इंटरेस्ट। पढ़ो क्या लिखा है, इन जनरल, ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो, ठीक है, एक मिनट, हाँ। इन जनरल टर्म, राइट, इन जनरल टर्म ए रेपो रेट हाइक मेक्स बोरोइंग कॉस्टलियर, जो लोन लेते हैं उनके लिए लोन कॉस्टलियर हो जाएगा, एंड सेविंग्स मोर अट्रैक्टिव, लोग बोलते हैं लोन लेने से बेटर है पैसे सेव करो, ठीक है। द चेंजेस इन द पॉलिसी रेपो रेट मेक्स ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बोथ लेंडिंग एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। Right after the Reserve Bank of India raised the India's repo rate by 40 basis points, the banking sector mimicked the same, उन्होंने वही रिपीट किया, मिमिक्री की, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया तो इन लोगों ने भी उनके रेट्स क्या किए, इंक्रीज किए, राइट। द बैंकिंग सेक्टर मिमिक्ड द सेम बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द लेंडिंग एंड डिपॉजिट स्कीम, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन्स देती है, दोनों का इंटरेस्ट उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया। From the major banks like ICICI, Punjab National Bank, and the Bank of Baroda, to when small finance banks have joined the bandwagon of the raising the lending rates and deposit rates. वही लिखा है, तो होते हैं ना चेंज, बट उसके लिए क्यों चेंज हो रहा है ये पहले समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझा? क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, बिकॉज आरबीआई क्या चेंज करती है, उनका रेपो रेट। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो एवरी बैंक विल रिपीट दैट। अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगी तो ये भी बैंक्स वाले क्या करेंगे, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट सब इंक्रीज करेंगे। अगर आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करेगी तो ये लोग भी उसको फॉलो करके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो लोन सस्ते हो जाएंगे। और सेविंग रखने से, आप बोलते हैं यार सेविंग में तो कम रेट मिल रहा है, तो तुम सेविंग कम रखोगे और लोन ज्यादा लोगे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो क्लियर है? तो ध्यान देना, यही मैंने बोला है, राइट। लेट मी शेयर नाउ नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो, मैंने बोला है, एंड देयरफॉर ए डिपॉजिट होल्डर कैन गेट और टेक ए लोन अगेंस्ट एफडीआर, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इफ fixed deposit is withdrawn before its maturity, if deposits are withdrawn before its maturity, then if FDs are withdrawn before maturity, then बैंक में levy penalty in the form of lower rate of interest. Lower rate of interest. अब एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक के एफडी के रेट देखते हैं, रहेगा एड ही ज्यादा रहती है इनकी। दिख रहा है फिक्स डिपॉजिट्स, HDFC banks fixed deposits and the interest on them are good source of income in safe and assured manner.
choose the tenure and the amount you choose to grow your income in a steady fashion. You can open an FD for as less as rupees 5,000 and use it as a backup for your savings or the current account with sweep in and super saver facilities. मतलब क्या होता है पता है कि आजकल बैंक क्या फैसिलिटी देती है? तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, उसमें मिनिमम बोलते हैं कि 2,000 बैलेंस रखो, उससे ज्यादा जो भी रहेगा एफडी में कन्वर्ट होगा। 3,000 आ गया तो सपोज 2,000 का मिनिमम रखना है, तुम्हारे अकाउंट में 2,500 है, तो 500 रुपए की अपने क्या बन जाएगी? एफडी। तुम्हें पैसे चाहिए तो एफडी अपने आप मैच्योर होके पैसे फिर से तुम्हारे सेविंग अकाउंट में आएंगे। मतलब सेविंग अकाउंट में वो पैसा पड़ा है, 500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, उस पर कितना परसेंट मिलने वाला है? 4%। वही एफडी में कन्वर्ट होता है, कितना मिलेगा? 8%। तो ये बैंक खुद होके फैसिलिटी देती है कि आप, लेकिन ऑब्वियसली आपको बैंक को बोलना पड़ता है कि मुझे 5,000 रुपए सेविंग में चाहिए, उसके आगे जितना भी रहेगा ना आप एफडी में कन्वर्ट करो, एंड जैसे मुझे पैसे लगेंगे एफडी अपने आप कैंसिल होके सेविंग में कन्वर्ट होगी। तो भले ही वो 500 रुपए 2 दिन के लिए भी उधर रहेंगे तो भी तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, 2 दिन के लिए भी रहेंगे, उसको बोलते हैं राइट। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स देती है बैंक, जनरली वो प्रोडक्ट लेना चाहिए कि उसमें एक अमाउंट के बाद अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा रहेगा वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट होगा, एंड जैसे तुम्हें चाहिए वो एफडी अपने आप कैंसिल होके तुम्हारे सेविंग अकाउंट में फिर से पैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ एप्लीकेशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं, अपने आप एफडी बनेगी, अपने आप एफडी कैंसिल भी होगी। और ऑब्वियसली उस दिन के लिए चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, 2 दिन हो, 1 दिन हो, तो भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना, इसलिए। ठीक है, वही फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, राइट, इजी एंड कन्वीनियंट टू ओपन और लिक्विडेट वेन एवर नेसेसरी। यहाँ पे आपको दिख सकता है। अब हर हर प्रोडक्ट के अपने अपने क्या रहेंगे? लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। देखो हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी रे? हमने 2 लाख का एग्जांपल लिया था ना, कितना? 2 लाख बराबर। हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 2 लाख, दिख रहा है? टाइप ऑफ री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट क्या होने वाला है? री इन्वेस्ट होने वाला है। क्वार्टरली पे आउट, क्वार्टरली इंटरेस्ट हमें मिलेगा। मंथली पे आउट, मंथली जो इंटरेस्ट मिलेगा हम ले लेंगे। या शॉर्ट टर्म हमारा री इन्वेस्टमेंट वाला है। 2 लाख कितने साल के लिए कर रहे हैं हम? 4 साल, मतलब हाउ मेनी मंथ्स? 48 मंथ्स। आर यू सीनियर सिटीजन? नो। स्टार्ट डेट सपोज कुछ भी ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5.7 है, उन्हें खुद होके दिया है। ठीक है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा रेट मिलता है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और बाकी लोगों को कम रहता है। कितना है? 2,50,812। कितना आया? दिख रहा है? जब तुम 2 लाख रुपए 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, 2 लाख रुपए 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे एट व्हाट रेट? 5.70, इट विल बिकम हाउ मच? 2,50,812। दिख रहा है? अरे यस और नो? अब ध्यान देना, हम यही देखते हैं 5.70 के हिसाब से अपना आंसर टैली हो रहा है क्या, होना चाहिए ना? ध्यान देना, यही आ गया तुम्हारा। ठीक है, ईयर 1 बराबर कितने इन्वेस्ट किए? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिया था 5.70 बराबर ना, कितना? 5.70%। बराबर मैडम, ध्यान देना। 2 lakhs पे 5.70% फॉर द एंटायर ईयर, 11,400। कितना हो जाएगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर? 2,11,400। ठीक है, ये आ जाएगा 2। मैं इसको इज इक्वल टू, मुझे ये चाहिए बराबर 2,11,400। इसको मैंने इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लिया। सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,11,400 पे 5.7% इतना आया और टोटल इतना हो गया बराबर। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना हो गया मैडम?
एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर कितने की इन्वेस्टमेंट हो गए, बोलो मुझे कितना हो गया, बोलो ना। 2,49,600 एंड राइट। अब आई डोंट नो यहाँ पे कितना है, ठीक है देखते हैं यहाँ पे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। उतना ऑलमोस्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2,14,000, हमने कितना 2,14,650 है ना, अराउंड होना चाहिए। लेट मी शो यू। आजू बाजू में रहेगा, नॉट नेसेसरी सेम रहेगा, क्योंकि बैंक डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, किसके हिसाब से, डेज। मैं वो दिखाऊंगा भी, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यस, उनका कितना आंसर आया, लेट 2,50,812। आप बोलोगे सर फिर अपने इधर इंटरेस्ट कम दिख रहा है, उनके इधर इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि दे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डेज। दे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डेज। किसी मंथ में 30 डेज है, किसी में 31 डेज है, किसी ईयर में 260 365 है, किसी में 366 है। तो उनका कैलकुलेशन और प्रिसाइज होता है। हमने डायरेक्टली ईयर लिया ना, हम अगर हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ टैली होगा, मतलब होगा, गारंटीड है, गारंटीड है। क्योंकि कोई मंथ 29 मंथ का होता है डेज, कोई मंथ 20 डेज का होता है, तो क्या उसमें पूरे मंथ 30 डेज का थोड़ी मिला, मैंने तो 12 मंथ लिया है ना। बट बैंक मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं देती, बैंक डेज के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। समझा, बैंक का कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज होता है, डेज के हिसाब से होता है। हमारा कैलकुलेशन नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से, तो ऑब्वियसली लॉजिकली देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, देयर हैज टू बी सम डिफरेंस। अगर हम डेट वाइज करेंगे ना तो मिल भी जाएगा, अगर हम डेट वाइज करेंगे ना तो 100% मिल जाएगा, उसमें कोई यही नहीं है, मतलब डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो यहां पे देन आगे हम्म, ध्यान देना, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको डेट वाइज ही देखना है तो यहाँ पे ये चीजें ना सीखने लायक है। देखो यहाँ पे, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है मैडम, यही आंसर है। हमने यहाँ पे लिया था 3 अगस्त या कुछ तो डेट थी, लेट मी चेक। 3 जुलाई था ना, 3 जुलाई 2000 कुछ तो 22 को इन्वेस्ट किया था, ऐसे दिखाया था, बराबर। ध्यान देना, ईयर डेट जो भी है फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख रुपए। ध्यान देना मैडम, मैं क्या कर रहा हूं इधर। फर्स्ट मंथ कब खत्म होगा मैडम, 31 अगस्त 2022, बराबर। फर्स्ट मंथ कब खत्म होगा, सॉरी 31 जुलाई, बराबर ना। दिस इज बिगिनिंग, दिस इज एंड, तो व्हाट इज नंबर ऑफ डेज, कोई बोल सकता है। 3 जुलाई से 31 जुलाई कितने डेज रहेंगे, दिस माइनस दिस, 29 रहेंगे मैडम। 31 - 3 कितना, 28। चेक करो, आगे 28 डेज, 2 lakhs पे at 5.70% for how many days, out divided by 365, कितना, कितना आया, कितना आया, 874.57। आपने कब इन्वेस्ट किया है, थर्ड, तो थर्ड का इन्वेस्ट किया। थर्ड को इन्वेस्ट किया तो थर्ड का भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। 3 तारीख को इन्वेस्ट किया तो 3 तारीख का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ऐसे करोगे तो टोटल कितने डेज, 28 डेज नहीं, कितना आएगा, 29 डेज। थर्ड को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, 3 को पैसे दे तो 3 का भी आएगा ना इंटरेस्ट, समझा। तो 29 डेज, तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 905। तो मंथ के एंड में कितना हो गया, ये इतना हो गया, समझा नहीं समझा, तो देख फिर 1 अगस्त, बराबर मैडम।
1 अगस्त 2022 नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2022। मंथ कब खत्म होने वाला है 31 अगस्त 20। पूरा मंथ इंटरेस्ट मिलने वाला है मतलब कितने दिन के लिए 31 डेज। कौन से अमाउंट पे मिलने वाला है इस अमाउंट पे 2,09,000 5.70% फॉर 31 डेज। कितना आ गया 972.50 365 यहां तक हुआ है 31 डेज टोटल आ जाएगा इतना। बैंक कितना एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365 होता है 360 होता है 365 होता है 30 डिवाइडेड बाय होता है क्या लेट मी चेक। बैंक की पॉलिसी लिखनी होगी आपको एग्जैक्ट 31 972 2 lakhs इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कटे 5.70% for 31 divided by 365 days 968। ठीक है ध्यान देना तो वो लोग क्या कर रहे हैं 2 लाख तुमने पहले 29 डेज का इंटरेस्ट कितना है मैडम 905 फिर नेक्स्ट 30 डेज का इंटरेस्ट कितना आएगा 5.70 का 962 फिर सितंबर स्टार्ट होगा बराबर सितंबर स्टार्ट होगा सितंबर स्टार्ट होगा मतलब 30 सितंबर को मंथ खत्म होगा बराबर 30 इन्वेस्ट आएगा 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 5.70% फॉर 30 डिवाइडेड बाय 365 936 और क्वार्टरली पे आउट है क्वार्टरली है इंटरेस्ट इज पर क्वार्टर पर एनम नहीं है पर क्वार्टर है ठीक है मतलब इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में कब डिपॉजिट होने वाला है 3 मंथ्स के बाद। तो बोलो मैडम हमने इन्वेस्ट कब किया 3 जुलाई को किया तो 3 मंथ्स कब खत्म होने वाले बोलो मुझे 3 मंथ्स कब खत्म होंगे जुलाई से अगस्त अगस्त से सितंबर सितंबर से अक्टूबर बराबर 3 अक्टूबर अगस्त सॉरी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 3 डेज 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5.70% फॉर हाउ मेनी डेज 3 डिवाइडेड बाय 360 कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख पे 5.70 फॉर 3 डेज 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर क्वार्टरली पे आउट है ना 5.70 है यस 20 डेज आ गया देखो यहाँ पे 905 968 936 क्या होता है हर बैंक के टर्म्स पता होने चाहिए वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है देखो यहाँ पे मिल गया 905 968 960 36 अच्छा यहाँ पे एक सेकंड यही दिख रहा है ना यस दिख रहा है क्या 905 968 936 और यहाँ पे उन्हें 2 दिन का लिया होगा 62.47 क्योंकि वो इस दिन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 3 को तो इंटरेस्ट आया इतना 62 दिख रहा है यही तो वैल्यूज उन्होंने दी है
दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे कितना दिख रहा है? फर्स्ट इंटरेस्ट 905 दिख रहा है, 968 मिल रहा है, 936 एंड 62 मिल गया। ये चार अमाउंट ये मिल गया क्या? ठीक है। और यहाँ पे देखो, यही अमाउंट है 0, सॉरी 905, 968, 936, 62। तो फिर वो इंटरेस्ट, एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया, उसका इंटरेस्ट इतना आ गया। फिर सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, फिर उसका इंटरेस्ट आएगा। फिर थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस किया, मैंने वही बोला कि ऐसे क्यों आ रहा है, तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिपेंड्स ना। टर्म्स क्या है आपको देखने होंगे। देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टर्म्स, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये डिपेंड्स ऑन द, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.70% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। 5.70 पर एनम नहीं है, मे बी एक कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा। कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के बाद वो इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे तुम्हें, फिर उस इंटरेस्ट में भी बाद में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो आपको देखना होगा बैंक, देखो इतने सिंपल बैंक हर चीज इतने सिंपल वर्ड्स में नहीं बोलती, राइट? कि आपने आपको उन्होंने बोल दिया और आपने समझ लिया, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा कौन सा अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट। दूसरा लिख लेना, फोर्थ, रिकरिंग डिपॉजिट। और एफडी में इन्वेस्ट करना, देखो इंडिया में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 8% इन्फ्लेशन है। इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है? 8%। और रेट ऑफ एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। एफडी इज नॉट गुड सोर्स। एफडी में जनरली 6 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में 6 to 8% इंटरेस्ट मिलता है, एंड इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट 8%, मान के चलो। मतलब तुम्हारी कॉस्ट 8% से बढ़ रही है और तुम्हारी इनकम 6% से इंक्रीज हो रही है। इट्स नॉट गुड। तुम्हारी इनकम कितने से बढ़ रही है? 6 to 8%, और कॉस्ट कितने से बढ़ रही है? मतलब क्या कॉस्ट इनकम से ज्यादा से बढ़ रही है, तो तुम्हारा पैसा कम होने वाला है। सो लोग एफडी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? बिकॉज इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है। कॉमन सेंस की बात है, तुमने 100 रुपए लगाए मैडम, एफडी 6% रेट है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होने वाला है? 100 रुपए कितना होना है? 106। समझा? वही जो चीज 1 साल पहले 100 रुपए की थी, आज कितने की हो गई? 108। तुम्हारे पास 2 रुपए कम है। समझा? एटलीस्ट तुमने ऐसे जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहां पे यू विल बीट द इन्फ्लेशन। तुमने ऐसे जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहां पे यू विल बीट द इन्फ्लेशन। बीट द इन्फ्लेशन मतलब क्या? बीट द इन्फ्लेशन मतलब क्या? देखो, अगर तुम एफडी में लगाओगे तो कितना हो रहा है? 106। आज का 100 रुपए 1 साल के बाद कितना होने वाला है? 106। और आज का 1 रुपए 100 रुपीज 1 साल के बाद कितना होने वाला है? 108। ये इन्फ्लेशन है। 2 रुपए कम पड़ रहे ना तुम्हें। आज 100 रुपीज में तुम 100 रुपीज की चीज ले रहे हो, बट 1 साल के बाद वही 100 रुपीज हो जाएगा 106, बट उसकी उस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108। 2 रुपए कम पड़ रहे हैं। तुमने ऐसी जगह पे पैसे लगाना चाहिए जहां पे यू विल बीट द इन्वेस्टमेंट। इसलिए लोग एफडी में ज्यादा पैसे नहीं रखते। लोग पैसे रखते हैं शेयर मार्केट में, जहां पे 8, 10, 15, 20 टका भी मिलता है, कितना भी मिलता है। रियल इस्टेट में लगाते हैं जहां पे रेट ज्यादा मिलता है, राइट? एटलीस्ट तुमने इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए तो तुम सर्वाइव करोगे। अगर तुम इन्फ्लेशन को बीट नहीं करोगे तो यू विल नॉट सर्वाइव। लॉन्ग पीरियड में आपका पैसा कम होता जाएगा। समझा नहीं समझा? बहुत सिंपल चीज है। तो ऑलवेज टारगेट टू बीट द इन्फ्लेशन। ऑलवेज टारगेट टू बीट द इन्फ्लेशन। ठीक है? रिकरिंग डिपॉजिट्स, a fixed sum of money is deposited at a regular interval for a fixed period of time. For a fixed period of time.
मेरा बोलना यही था, इतना कमाओ, उतना रेट से कमाओ जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। पैसा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ऐसे जगह पे पैसे लगाओगे कि 8% ज्यादा रिटर्न मिले। पैसे ऐसे जगह पे लगाओगे जहां पे 8% से इन्फ्लेशन से ज्यादा। इंडिया में 7% इन्फ्लेशन है, तो तुमने बोलना चाहिए मुझे मिनिमम 7% तो मिलना चाहिए किसी वाले को। मैं ऐसी जगह पे पैसे लगाऊंगा जहां पे मुझे मिनिमम कितना रिटर्न मिले, 60%। उससे ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, बट 7% से कम जगह पे मत लगाना। समझ में आ रहा है? उतना फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं जहां पे पैसा, आप किसी को पैसे दे भी रहे हो ना, तो उससे मिनिमम बोलने का इन्फ्लेशन इतना तो मुझे चाहिए, फ्री में तो नहीं देने। अगर कोई तुमसे उधार भी मांगता है ना, उसको बोलने का भाई इन्फ्लेशन 8% पे इंडिया में, 6% पे, 5% पे, मुझे उतना मिनिमम चाहिए। आइडियल है। आप क्या थोड़ी कुछ गलत मांग रहे हो उससे, मिनिमम इतना चाहिए। समझा? आगे, a fixed sum of money is deposited at regular interval for a fixed period of time. Example, rupees 1000 is deposited every month. Rupees 1000 is deposited every month for next 5 years. मतलब आप एवरी ईयर एवरी मंथ कितना डिपॉजिट करने वाले हो? 1000। तो एक साल में कितना डिपॉजिट होने वाला है? 12000। ऐसे 5 साल में कितना होगा? 60,000। आपके पास एक साथ ज्यादा पैसा नहीं, तो आप एवरी मंथ क्या करते हो? डिपॉजिट। आपको पता है दुकानदार होते हैं, रिटेल शॉप वाले वगैरह, वो भी उनकी आरडी चालू रहती है, डेली 200-300 रुपए देते रहते हैं। एक बंदा आता है इवनिंग में जनरली, वो है ना उनसे कलेक्शन लेता है। वो लोग क्या करते हैं, डेली सपोज वो 1000-2000 का धंधा कमा रहा है, तो उसमें से 200-300 रुपए वो डेली क्या करते हैं? डिपॉजिट करते रहते हैं। उसको बोला होता है कि डेली आजा, 200 रुपए मैं तुझे दूंगा। डेली 200 रुपए, तो राइट, आप मंथ के एंड में अगर मान के चलो तो कितना इन्वेस्ट हो गया? ऑलमोस्ट 6000। मंथ का 6000 हो गया, बाजू में हो गया ना, सेविंग हो गया। ऐसे ईयर का हो गया 18,000, नहीं नहीं, 12 से 72, 70,000। ऐसे 10 साल भी किया तो कितना हो रहा है? 720। उसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना। धीरे धीरे पैसे आप क्या कर रहे हो? स्टोर लाइक सेव कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपने डेली बेसिस पे आरडी हो सकती है, वीकली बेसिस पे हो सकती है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली, तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारी चॉइस है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट आपने बोल के रखा कि मैं 200 रुपए एवरीडे दूंगा आने वाले 5 साल। मैं 1000 रुपए एवरी मंथ दूंगा आने वाले 5 साल, आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल। तुम्हारी चॉइस। सुकन्या समृद्धि योजना वो वैसे ही ना, कुछ तो एक अमाउंट तुम्हें हमेशा डिपॉजिट करनी है फॉर सम नंबर ऑफ इयर्स, वो आरडी ही है। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग मतलब जो रिपीट होगा, वो डिपॉजिट रिपीट होने वाला है एट एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स इंटरवल पे, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आरडी में एक ही अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए, यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास जैसे कि 10 लाख रुपए डालने के लिए नहीं है, बट क्या आप ओवर ए पीरियड में 10 लाख कर सकते हो? यस। थेम्बे थेम्बे तय साचे काइंड ऑफ दैट। एक फिक्स अमाउंट यू विल डिपॉजिट एट ए रेगुलर इंटरवल। इंटरवल क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। 1000 रुपए एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, 5 इयर्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, तुम्हारी चॉइस। 500 रुपए एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। तो अमाउंट फिक्स्ड है, इंटरवल फिक्स्ड है, पीरियड भी फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट is less than fixed deposit, is less than fixed deposit, but more than savings. ठीक है, बट मोर देन सेविंग। सो फिर आरडी कौन कर सकता है? एफडी। बिजनेस भी आरडी कर सकता है, एफडी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है। इंडिविजुअल कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकता है? इंडिविजुअल कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट एंड आरडी अकाउंट। बिजनेस कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकता है?
करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक? चलो आज यहाँ पे रुकते हैं, तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे।